हेलो एवरीवन। तो देखो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने भाई उपकला तक टॉपिक पढ़ रहे थे हम। और हमने अभी तक क्या है, जो आपकी जो सरल उपकला होती है ना, जो सिंपल एपिथेलियम था उसके बारे में पढ़ लिया था। तो अगर हम उपकला तक की बात करें तो भाई जैसे आपको बताया था कि शरीर में दो प्रकार की उपकला होती है। एक तो आवरण और आस्तर उपकला है और एक ग्रंथिल उपकला होती है। तो फिर आवरण और आस्तर में भी हमने पढ़ा एक सरल होती है और एक संयुक्त होती है। फिर सरल में हमने पढ़ा चार टाइप की, सरल शल की उपकला हो गई, सरल घनाकार हो गई, सरल स्तंभाकार होगी, कूटस्तरित हो गई। तो ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है आपका संयुक्त उपकला, जिसको इंग्लिश में हम कंपाउंड या फिर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम बोलते हैं। अब भाई जैसे कंपाउंड और संयुक्त का मतलब क्या भाई, जैसे इस उपकला में अगर आप देखोगे तो वही चीज भाई, कोई भी उपकला आप लो, सब में आपको क्या मिलती है, नीचे एक मेम्ब्रेन मिलती है जिसको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। कुछ में नहीं मिलती, बाकी मेजोरिटी में मिलती ही है। और इसके ऊपर अगर आप क्या देख रहे हो, कोशिकाओं की जैसे एक ही लेयर होती है तो उसको हम सरल उपकला बोल देते हैं। पर अगर मान लो कहीं पर क्या कोशिकाओं की दो या दो से ज्यादा लेयर्स हैं, एक तो आप ये कह सकते हो कि भाई कोशिकाओं की क्या दो या दो से ज्यादा लेयर्स हैं, या हम ये कह सकते हैं कि सभी कोशिकाओं की जो प्लाज्मा झिल्ली है, भाई जैसे ये ऊपर वाली कोशिकाएं होगी, ये ऊपर जो है, इनकी प्लाज्मा झिल्ली जो आधार कला है इसके संपर्क में नहीं है। तो याद रख लेना भाई, कहानी क्या है, संयुक्त उपकला किसको बोलते हैं। पहली चीज, वहां पर क्या हो, दो या दो से ज्यादा लेयर्स हो सेल की, या दूसरा कि वहां पे जितनी भी सेल्स हैं उन सबकी जो प्लाज्मा झिल्ली है वो आधार कला के संपर्क में ना हो, तो उसको नाम दे दिया जाता है क्या, संयुक्त उपकला। ऑब्वियस सी बात है भाई, लेयर बहुत मोटी हो गई यहां पर ही। तो लेयर अगर मोटी होगी तो कोई भी चीजों का एक्सचेंज जो है वो आराम से हो नहीं पाएगा। भाई हम क्या कहते हैं कि कहीं पर भी अगर एक्सचेंज होना है किसी भी चीज का, तो वहां पर जो मेम्ब्रेन है वो पतली होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी सेल्स की लेयर होगी, तो लेयर जो है यहाँ पर वो बहुत मोटी हो जाएगी, बहुत थिक लेयर हो जाएगी, तो एक्सचेंज हो नहीं सकता। तो याद रख लेना कि भाई इनका अवशोषण में और श्रवण में बहुत ही सीमित रोल होता है। इसके अलावा अगर हम देखें भाई, थिक लेयर है, मोटी लेयर है, तो आपका जो प्रोटेक्शन देने का काम है वो ये आराम से कर पाएगी। जैसे स्किन की अगर आप बात करो, स्किन एक उपकला उत्तक है भाई आपकी, और इसमें अगर आप देखोगे कोशिकाओं की बहुत सारी लेयर मिलती है। और ये हमें करती क्या है, ये हमें आपका जो बाहर जो आपके एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया वगैरह इन सबसे क्या करती है, बचाती है हमको ये। तो दो तीन चीजें याद रख लेना भाई। सबसे पहले क्या है, संयुक्त उपकला में क्या होगा, दो या दो से अधिक स्तरों की बनी होती है। दूसरा भाई, श्रवण और अवशोषण, इसमें जो भूमिका है इसकी वो सीमित है। और क्योंकि मोटी लेयर है तो नॉर्मली जो रासायनिक और जो यांत्रिक बल होते हैं उनसे रक्षा देती है हमको ये। तो भाई ये डेफिनेशन होगी कि भाई जो आपको संयुक्त उपकला है उसमें क्या चीज देखने को मिलेगी। अब जैसे हमने पढ़ा कि भाई जो सरल उपकला थी वो कई सारे प्रकार की है ना, सरल छल की, सरल घनाकार, सरल स्तंभाकार। वैसे ही अगर हम बात करें तो आपकी जो संयुक्त उपकला है ये भी कई प्रकार की होती है। सारी तो हमें नहीं पढ़नी, हमारे सिलेबस में सिर्फ दो तीन ही है, तो हम उन्हीं को ही डिस्कस करेंगे। अब देखो, सबसे पहली अगर हम देखें तो यहां पर है हमारी संयुक्त शल की उपकला। इसे इंग्लिश में क्या बोल देते हैं हम, कंपाउंड और स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। देखो यहां पर कहानी क्या होगी कि भाई नीचे की तरफ आपको मिलेगी बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उसके ऊपर क्या है, कोशिकाओं की कई सारी लेयर होंगी। जैसे आप ये एक डायग्राम जो साइड में दे रखा है आप उसको देख भी सकते हो। अब एक ना नीचे की तरफ जो कोशिकाएं होती है वो ज्यादातर कैसी होंगी, गोल और अंडाकार होती है। लेकिन सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसकी संरचना अगर आप देखो, बाहर वाली जो कुछ लेयर्स होंगी वो कैसी होंगी, ऐसे चपटी होती है। तो इसलिए उसको क्या नाम दे दिया हमने, सरल, सॉरी संयुक्त शल की उपकला। आप याद रख लेना, आप कोई भी संयुक्त उपकला लो, उसमें वो किस प्रकार की उपकला है ये सब किस बेस पे डिसाइड करते हैं, सबसे बाहर वाली को देखकर। अगर सर सबसे बाहर वाली क्या है, सरल आपकी शल की है, तो उसको बोल देंगे हम संयुक्त शल की उपकला। अगर सबसे बाहर वाली घन के आकार की है तो उसको बोल देते हैं हम संयुक्त घनाकार उपकला। अगर वहां पे स्तंभ मिल रहे हैं, स्तंभ के आकार की कोशिकाएं मिल रही है, तो सरल स्तंभाकार उपकला। तो इतना आप लोग याद रख लेना कि अगर हम बात करें किसकी, सरल मतलब सॉरी संयुक्त शल्की उपकला की,
तो वहां पर ये कहानी आपको देखने मिलेगी। अब मान लो ये लेयर जो है, सबसे बाहर वाली जो चपटी कोशिकाएं हैं, इसको भाई हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं भाई। कौन कौन सी? एक है आपका केराटिनीकृत और एक होता है आपका केराटिन विहीन। सिंपल सी बात है, जैसे भाई सबसे बाहर वाली लेयर है, उस लेयर में आप याद रखना, अगर आपको एक प्रोटीन मिल रहा है, होता है क्या भाई, केराटिन नाम का एक प्रोटीन मिलता है हमारे बॉडी में, सेल्स के अंदर मिलता है। तो अगर मान लो कि वहां पर जो चपटी कोशिकाएं हैं, शल की कोशिकाएं, उनके अंदर केराटिन प्रेजेंट है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? केराटिनीकृत और केराटिनाइज्ड। अगर उन कोशिकाओं में केराटिन नहीं है तो उसको नाम दिया जाता है क्या? केराटिन विहीन और नॉन केराटिनाइज्ड। अब देखो केराटिन होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है। अब याद रखना भाई, जो केराटिन होता है ये एक बहुत हार्ड प्रोटीन होता है, ठीक है? तो होगा क्या भाई, हार्ड कैसे भाई? जैसे ही किसी सेल में जब ये इकट्ठा होने लगता है ना, तो सेल के अंदर जितना भी पानी होता है वो सारे पानी को बाहर निकाल देता है और उसकी जगह खुद भर जाता है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर सेल से पानी सारा बाहर निकल गया और ये प्रोटीन भर गया जो खुद बहुत हार्ड है, तो सेल से पानी अगर बाहर चला गया तो सेल्स की वहां पर डेथ हो जाएगी। और ये भर गया तो वो जो पार्ट है, वो जो सेल्स होती है वो बहुत हार्ड हो जाती है। भाई जैसे आप एक लकड़ी की बात करो, जब वो हरी होती है, पानी बहुत ज्यादा उसके अंदर, तो वो लचीली होती है, आप उसको मोड़ सकते हो। लेकिन आप उसको धूप में रखो, जब पानी सारा उड़ जाता है तो वो ठोस हो जाती है एकदम, है ना, और वो फिर आराम से चलती भी है। तो एक चीज आप याद रखना, सिंपल सी कहानी है, वही होगा कि भाई नीचे की तरफ आप देखोगे तो गोल और अंडाकार कोशिकाएं मिलती हैं आपको। ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो वहां पर आपको चपटी कोशिकाएं मिलेंगी। अगर उन चपटी कोशिकाओं में केराटिन है तो केराटिनीकृत। अब याद रखना भाई, केराटिन अगर ज्यादा हो गया तो ऑब्वियस सी बात है, वो जो लेयर है वो कैसी हो जाती है? वो लेयर आपकी मृत हो जाएगी, डेड हो जाएगी। जैसे स्किन की बात करो, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। तो स्किन में अगर आप देखो, जो सबसे बाहर वाली लेयर है ये चपटी कोशिकाएं हैं, और इनके अंदर क्या भरा हुआ है? केराटिन भरा हुआ है। इसलिए क्या होगी, ये डेड हो चुकी है। और आपने सुना भी होगा भाई, आपकी जो स्किन वगैरह होती है वो टूट के निकलती रहती है ना। भी जैसे आप लोग कोई मेहंदी वगैरह लगाओ या फिर ऊपर कोई चीज लिखो, कोई टैटू वगैरह बनवाओ, तो वो क्या होता है, कुछ टाइम बाद हट जाती है। अगर मेहंदी आपने लगाई है तो वो मेहंदी क्यों हट गई? क्योंकि आपकी जो ऊपर की लेयर है टूट के निकलती रहती है। क्यों? क्योंकि वो एक डेड लेयर है, और फिर नीचे की कोशिकाएं जो होती हैं उसके, वो उसको दोबारा से बनाती रहती है। तो आप इसके तीन एग्जाम्पल याद रख लोगे भाई। एक तो आपकी त्वचा हो गई, जहां पे आपको ये वाली उपकला मिलती है। इसके अलावा नेल्स हो गए भाई, आपके जो नाखून है। नाखून भी देखो डेड ही होते हैं ना, इनके अंदर भी एक प्रोटीन भर गया, क्योंकि दैट इज केराटिन। इसके अलावा भाई आपके जो बाल होते हैं, हेयर्स की अगर हम बात करें, तो बाल भी क्या है, मृत होते हैं, डेड होते हैं। तो एक चीज याद रखना भाई, केराटिन भर गया तो केराटिनीकृत। तीन एग्जाम्पल आप याद रख लोगे, एक तो त्वचा हो गया, दूसरा नाखून हो गए आपके, और तीसरा आपके जो बाल होते हैं, रोम। फिर दूसरा अगर हम देखें तो दूसरी जो है हमारी वो है केराटिन विहीन। केराटिन विहीन में भी यही कहानी है कि नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो वहां पर आपको गोल और अंडाकार कोशिकाएं मिलती है। लेकिन बाहर की तरफ अगर आप देखो तो क्या मिलती है आपको? चपटी कोशिकाएं मिलेंगी, शल की कोशिकाएं होंगी। अब ये जो शल की कोशिकाएं यहां पर है, इनके अंदर कोई केराटिन नहीं मिलता, इसलिए इन कोशिकाओं को नाम क्या दे देते हैं हम? केराटिन विहीन। ठीक है? अब ये जो केराटिन विहीन है, ये आपको कहां कहां पर मिलता है, ये आपको याद रखना है भाई। जैसे आप माउथ को ओपन करो तो आप एक पिंक कलर की, एक गुलाबी कलर की मेम्ब्रेन देख सकते हो। तो ये जितना भी आप आस्तर देख रहे हो मुंह के अंदर, वो आपका केराटिन विहीन संयुक्त शल की उपकला का बना हुआ है। इसके अलावा भाई आपकी जो टंग होती है, टंग को अगर आप देखो, जीभ को, तो वो भी लाल सी दिख रही है आपको थोड़ी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर भी इसी का आवरण है। इसके अलावा भाई जो हमारा ईसोफेगस होता है, ग्रसिका, हमारी जो ग्रसनी भाग होता है, फेरेंक्स, उन सबको अगर आप देखो तो वो भी थोड़े अंदर से पिंकिश कलर के दिखेंगे आपको। क्यों? क्योंकि वहां पर सब जगह आपको क्या मिल रहा है? ये केराटिन विहीन संयुक्त शल की उपकला प्रेजेंट है। और इवन अगर हम योनि की बात करें, जो वेजाइना होती है, वेजाइना के भी अगर आप आस्तर देखो, लाइनिंग, तो वहां पर भी आपको क्या देखने मिलेगा? यही वाली उपकला देखने को मिलती है। तो आप एक चीज याद रख लेना भाई, संयुक्त शल की उपकला जो होती है उसको हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। अगर वहां पर केराटिन है तो केराटिनीकृत, और नहीं है तो केराटिन विहीन। केराटिनीकृत के तीन एग्जांपल याद रख लोगे, एक तो आपकी त्वचा हो गई, दूसरा आपके नाखून हो गए, और तीसरा आपके बाल, रोम हो गए। और अगर हम केराटिन विहीन की बात करें, क्या क्या है? एक तो माउथ का जो आपका आस्तर देख रहे हो, टंग का जो आस्तर होता है आपका,
इवन जो आपकी ग्रसिका हो गई, आपकी ग्रसनी भाग हो गया, और योनि की भी अगर हम बात करें तो वहां पर आपको ये देखने मिलेगा। तो ये हो गया हमारा किसके बारे में, संयुक्त शल की उपकला के बारे में। दूसरी उपकला अगर हम देखें यहाँ पर जो हमारे सिलेबस में पूछ जाती है, मतलब जिसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार, तो वो है हमारी संक्रमण उपकला। ठीक है, संक्रमण को इंग्लिश में हम ट्रांजिशनल, ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज। देखो अभी तक हमने जितनी भी उपकला पढ़ी वहां पर क्या था, जो कोशिकाओं की जो संरचना थी, जो शेप होती है वो फिक्स रहती है। भाई सरल शल की है तो वो शल की ही रहेगी, घनाकार है तो घनाकार ही रहेगी, स्तंभाकार है तो स्तंभाकार ही रहेगी। लेकिन कुछ जगह पर क्या है, जो उपकला उत्तक है वहां पे कोशिकाओं की जो संरचना होती है वो बदलती रहती है। तो उन्हीं जगहों पे जो एपिथेलियम मिलता है उनको हम क्या बोलते हैं, संक्रमण, और इंग्लिश में इसको ट्रांजिशन बोलते हैं। ट्रांजिशन का मतलब ही क्या होता है, चेंज, मतलब बदलाव। और ये वाली जो उपकला है आप याद रखना, ये सिर्फ और सिर्फ आपका जो यूरिनरी सिस्टम होता है ना, जैसे यूरिनरी ब्लैडर हो गया, यूरिटर हो गया, यूरिथ्रा हो गया, सिर्फ इन्हीं के अंदर मिलता है। इसलिए इसको एक और नाम दिया गया है, दैट इज यूरोथेलियम। तो देखो कहानी क्या है अब यहाँ पर, कि भाई जैसे संयुक्त उपकला का ही भाग है, तो कोशिकाओं की तो बहुत सारी लेयर होंगी। लेकिन अब नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, कोशिकाएं अगर आप देखो नीचे की साइड, तो वो गोल और अंडाकार होती है। अब ऊपर की शेप साइड अगर आप देखोगे तो कोशिकाएं कैसी होती है, ऐसी गोल सी होंगी और अंडाकार होती हैं। कब, जब वो ऑर्गन जो है वो किस अवस्था में है, शिथिल अवस्था में। मतलब ऐसे याद रख लेना भाई, बाहर की तरफ कोशिकाएं थोड़ी बहुत गोल या फिर घन के आकार की होती है, जब ऑर्गन क्या है, शिथिल अवस्था में। भाई जैसे यूरिनरी ब्लैडर है, आप कहते हो भाई आपका जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, मूत्राशय, उसके अंदर यूरिन भरता है। तो यूरिन जब भरता है तो वो खिंचता है ऐसे। ठीक है, अब होगा क्या भाई, आपने यूरिन कर दिया तो वो वापस नॉर्मल आ गया। तो जब वो नॉर्मल अवस्था में होता है तब वहां पर जो कोशिकाएं हैं बाहर की तरफ, वो घन के आकार की दिखती है, आपको क्यूब की जैसी दिखती है। लेकिन जैसे अभी आप बैठे हुए हो, किडनी में फिल्ट्रेशन चल रहा है और यूरिन बन रहा है आपकी बॉडी के अंदर, और वो सारा का सारा कहां पर इकट्ठा हो रहा है, आपके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। तो धीरे धीरे क्या होगा, उसके अंदर यूरिन भरता जाएगा और वो ऐसे खींचने लग जाएगा। तो जैसे ही वो खींचने लगता है, वहां पे जो कोशिकाएं होती हैं ऐसे चपटी हो जाती है, ऐसे शल्की हो जाएंगी थोड़ी। फिर आपने यूरिनेट कर दिया, वो वापस से कहां पर आ गया, शिथिल अवस्था में। तो शेप दोबारा से कैसे होगी, घन के आकार की, दोबारा यहां चला गया। फिर यूरिन भरा तो खिंचा, फिर चपटी हो गई। तो यही कहानी चलती रहती है कि भाई क्या होगा, जब खिंचाव होगा तो वहां पे जो कोशिकाएं हैं वो चपटी हो जाती हैं, और जब वो दोबारा से शिथिल अवस्था में आएगा तो वहां पे जो कोशिकाएं हैं वो कैसी हो जाएंगी, थोड़े घन के आकार की हो जाती है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, जो कोशिका है वहां पर जो संरचना है वो फिक्स नहीं है, वो आपका जो अंग है उसकी अवस्था पर डिपेंड कर रही है। तो इसलिए भाई यहां पर क्या हो रहा है, बार बार बदलाव हो रहे हैं ना, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया हमने, ट्रांजिशनल और संक्रमण उपकला। और जैसा भी आपको बताया कि भाई ये मेनली आपको कहां पर मिलती है, आपके यूरिनरी सिस्टम के अंदर मिलती है। तो यूरिनरी सिस्टम में भाई कौन कौन से भाग आ गए, एक तो आपका मूत्राशय हो गया, यूरिनरी ब्लैडर, दूसरा आपका मूत्र वाहिनी हो गई, और तीसरा अगर हम देखें तो मूत्र मार्ग जो यूरिथ्रा होता है, वहां पर आपको क्या देखने मिलेगा, ये संक्रमण उपकला देखने मिलेगी। तो ये हो गया भैया हमारा किसके बारे में, संयुक्त उपकला के बारे में। संयुक्त में आपको दो ही पढ़नी है, संयुक्त शल की और संयुक्त आपकी संक्रमण उपकला हो गई। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो टॉपिक है ना भाई, हमने डिस्कस किया था कि उपकला उत्तक दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, एक तो आवरण और आस्तर, और दूसरा ग्रंथिल उपकला। तो यहां पर हमारा जो पहला टॉपिक है कौन सा, आवरण और आस्तर उपकला, ये खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हमारा कौन सा, जो ग्रंथिल उपकला होती है, ग्लैंड्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही था हमारा, होप आप लोगों ने कुछ सीखा होगा आज की क्लास से। सो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।